हेलो स्टूडेंट्स, लर्न24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऑडिटिंग में हमने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जिसने भी ये चैप्टर 7 तक नहीं देखा है वो सबसे पहले क्या करें, हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, ऑडिटिंग वाला सेक्शन देखें। ठीक है, उसमें साथ के साथ चैप्टर कंप्लीट करें और उसके बाद ये 8वां चैप्टर देखें, क्योंकि देखो सब सारे चैप्टर इंटर रिलेटेड हैं। अब देखिए यहाँ चैप्टर का नाम पढ़िए, अंकेशक रिपोर्ट एवं अंकेशक प्रमाण पत्र। ठीक है, अब ये आप अंकेशक रिपोर्ट एंड अंकेशक प्रमाण पत्र जब पढ़ रहे हैं तो आप सोचिए कि इसमें होगा क्या। इसमें वो चीज़ होगी जब एक ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है किसी कंपनी की ऑडिटिंग करने के लिए। अब उसने ऑडिटिंग करी, ऑडिटिंग करने के बाद में वो लास्ट में क्या देगा, आपको एक ऑडिट रिपोर्ट देगा या फिर ऑडिट सर्टिफिकेट देगा कि भाई मैंने इस प्रकार से आपकी संस्था के सारे डॉक्यूमेंट्स की ऑडिटिंग करी है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। ठीक है, तो लास्ट में क्या देता है, वो एक ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है या ऑडिट सर्टिफिकेट देता है, जिसमें वो सारी डिटेल भर के देता है कि हमने किस प्रकार से ऑडिटिंग करी थी और ये हमें इस कंपनी में ये अनियमितता मिली हैं। ठीक है, ये हमारे एरर्स मिले हैं और यहाँ पर ये हमें मतलब ये डाटा ठीक था, ये सारी चीज़ें वाउचर्स के साथ में मैच कर रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आ जाइए इसको देखते हैं। और देखिए ये जो ऑडिटिंग का चैप्टर है, हम जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जहाँ भी ऑडिटिंग आपसे पूछी जा रही है वहाँ समान रूप से उपयोगी रहेगी, चाहिए एकलव्य स्कूल मॉडल में भी पूछी जा रही हो। ठीक है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। आ जाइए, चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए अंकेशक ऑडिट रिपोर्ट संस्था के वित्तीय तथ्यों, जो किसी इंस्टीट्यूट के जो फाइनेंशियल फैक्ट्स होते हैं या जो डेटा होता है उनका, उसके आधार पर संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट व संक्षिप्त सूचना, है ना, तो मतलब बिल्कुल क्लियर और शॉर्ट फॉर्म में सूचना देने हेतु उद्देश्य से अभिव्यक्ति की एक माध्यम अंकेशक रिपोर्ट होती है, जो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की जा रही है। जैसे कंपनी के बहुत सारे मोटे डाटा बुक्स है ना, अब ये बुक की पूरी बुक तो उनके पास है ही, तो वो ऑडिटिंग क्यों करवा रहे हैं कि भाई ये जो जांच करेगा ऑडिटर, वो ये बताएगा कि कंपनी ने इन जो भी डेटा लिखे हैं वो सारे सही हैं, वाउचर्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो काफ़ी हेक्टिक काम होता है पर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऑडिटर क्या करता है, जो भी फैक्ट्स होते हैं, आंकड़े होते हैं, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स और उनकी जांच करने के बाद में ये कंपनी का जो भी उसने अपॉइंट किया गया है, जिसने भी ऑडिटर को अपॉइंट किया, उसको ये वापस से देता है। ठीक है, बताता है कि हाँ ये ठीक है, ये इसमें ये चीज़ें गलत हैं। अब देखिए ऑडिट रिपोर्ट अंकेशक के कार्य का अंतिम उत्पाद होता है। अभी अपन ने पीछे समझाई कि भैया पूरे काम करने के बाद में लास्ट में क्या बनाएगा, ऑडिट रिपोर्ट बनाने का काम करता है एक ऑडिटर। अंकेशक रिपोर्ट देने का कर्तव्य कंपनी की दशा में। अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। अब अंकेशक रिपोर्ट देने का कर्तव्य, अगर मान लीजिए किसी कंपनी ने ऑडिटर को अपॉइंट किया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ऑडिट रिपोर्ट किसको देगा, सदस्यों को देगा। ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखें। ठीक है, और अगर समामेलित संस्थाएं हैं, ठीक है, इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये किसको देंगे, ये देंगे नियोक्ता को। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, जिसने इसे अपॉइंट किया है, नियोक्ता को। ठीक है, तो कंपनी की दशा में सदस्यों को, असम्मिलित संस्थाओं की दशा में किसको, नियोक्ता को। ये अपनी ऑडिट रिपोर्ट देने का कार्य करता है, ये ऑडिटर का कर्तव्य होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर मत कहना आपको नहीं बताया था। ठीक है, अंकेशक मुख्य रूप से अंशधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ये अंकेशक किसके लिए बोलते हैं ना, लाइजेबल होता है। ठीक है, तो ये अंकेशक जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो जा किसी कंपनी में ऑडिटिंग नहीं कर सकते, उनके डाटा चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो ऑडिटर ने रिपोर्ट बना के भेजी है, फिर शेयर होल्डर उसी बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा निकालते हैं, डालते हैं, जो भी कार्य करना है वो करते हैं किसी कंपनी में। ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंकेशक रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, तैयार करते समय निम्नलिखित प्रावधानों का ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन से प्रावधानों को ध्यान रखना पड़ेगा, आ जाओ देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि जो अंकेशक के अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अंकेशक के अधिकार होते हैं जो कंपनी की लेखा पुस्तकें होती हैं वहाँ तक उसने पहुँचने का अधिकार होता है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं उनको एक्सेस करने के राइट्स होते हैं किसी ऑडिटर के पास में। ठीक है, चाहे वो पंजीकृत कार्यालय में रखी हों या फिर भारत में किसी भी अन्य स्थान पर रखी हों, तो वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखने का मतलब अधिकार होता है, राइट्स होते हैं एक ऑडिटर के पास में। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स को देख सकता है। ठीक है, क्योंकि इसी बेसिस पे ऑडिटिंग करेगा। अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ही नहीं दिए जाएंगे तो भाई ऑडिटिंग कैसे करेगा, है ना, फिर क्या वो अपनी जेब से करेगा, अपने घर जाकर करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों, कंपनी के जो अधिकारी होते हैं कर्मचारियों से सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण मांगने का उसका राइट होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी पॉइंट पर, किसी डेटा से रिलेटेड, किसी बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी एंट्री से रिलेटेड, तो वो उसको अवेलेबल कराई जाती है ऑडिटर को। ठीक है, तो ये इसका राइट है। यदि अंकेशक
शुल्क, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी संस्था ने एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया पर उसकी फ़ीस नहीं दे रहे हैं, तो अब क्या करेगा, जो ऑडिटर ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उस पर उसका राइट ऑफ लीन हो जाता है, मतलब ग्रहण अधिकार हो जाता है, वो उसे अपने पास रख सकता है जब तक उसकी फ़ीस ना दी जाए, ठीक है। अगर फीस नहीं देंगे तो वो रख सकता है, कोर्ट में भी जाएंगे तो ये यही आएगा कि भैया जब तक तुम इसकी फ़ीस नहीं दोगे, ये ऑडिटर के कार्य उसके अंदर आता है, ग्रहण अधिकार के अंदर आता है, ठीक है। तो इसलिए ऑडिटर की फ़ीस देना जरूरी हो जाता है। वार्षिक साधारण सभा जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें उसको अटेंड करने का राइट होता है एक ऑडिटर का, ये अपन ने पीछे देखा था, ठीक है। सूत्रधारी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी होती है, जो मेन कंपनी होती है जिसने होल्ड कर रखा होता है किसी सब्सिडरी कंपनी को, तो वहाँ से भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। होल्डिंग कंपनी का जो अंकेशक है वो सब्सिडरी कंपनी के किसी अंकेशक से वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है जो उसके लिए ज़रूरी है एक क्यूमुलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इससे ले सकता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित मामलों पर जांच करेगा। अब कौन कौन से मामले हैं, किन किन पर जांच करेगा अंकेशक, जिससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके हितों के लिए कार्य कर सके, ठीक है। तो कंपनी के जो ऋण पत्र होते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस होते हैं, ठीक है, तो वे पूर्णतः सुरक्षित सिक्योर्ड हैं या नहीं ये बताएगा। केवल ऐसे लेन देन जिसमें बुक एंट्री हो कोई प्रमाणक ना हो, ठीक है, बुक एंट्री तो दिखा रही है पर उसके कोई वाउचर्स अवेलेबल नहीं है, तो उसके बारे में बताएगा कि भैया इस पर डेप्रिसिएशन रिजर्व्स तो नहीं बन रहे हैं, है ना, ये किसी कोई गलत चीज़ को इंगित तो नहीं कर रही है, ये चीज़ें बताएगा, ठीक है। जिससे कोई मतलब मान लीजिए बुक एंट्री तो कर दी आपने डेप्रिसिएशन लगाने के लिए, जिससे घाटे दिखाए जा सके या फिर गुप्त रिजर्व बनाए जा सके, संचय कर सके, है ना, तो इसलिए ये इस तरीके से एंट्रियों को भी जाँच करता है। अगर लोन एंड एडवांसेस कहीं जमाओ डिपॉजिट में तो नहीं दिखा दिए गए हैं, ठीक है। जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं और जैसे मान लीजिए आपने किसी से लोन ले लिया और उसको कंपनी के अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, तो भाई आपने लिया है लोन और वो कंपनी के खातों में दिखाओगे तो गलत चीज़ हो जाएगी ना। आपको कंपनी के लिए लिया है तो कंपनी में दिखाओ, आपने पर्सनल लिया है तो उसको कैसे दिखा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का जाँच करता है। अगर मान लीजिए ऐसे दिखा देंगे तो उससे क्या होगा, कंपनी का घाटा ज़्यादा दिख जाएगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को कम प्रॉफिट देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये लोन एडवांसेस कोई भी एंट्री होती है तो उसका सही तथ्य तक जांच करना ऑडिटर का काम होता है, ठीक है। व्यक्तिगत खर्चों को संस्था के आगम रेवेन्यू खाते में तो नहीं दिखा दिया गया है। अंश ऋण पत्र जो संपत्ति के रूप में दिखाए गए हैं उनका क्रय मूल्य से कम पर तो विक्रय नहीं कर लिया गया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दिखा रहे हैं इसमें 50,000 रुपये की और परचेज किया गया 25,000 रुपये की, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारी जांच करता है। यदि नकल के बदले अंश शेयर्स जारी किए तो नकद, है ना, नकद मतलब कैश के बदले अगर शेयर जारी किए तो नकद प्राप्त हुआ है या नहीं, उसका क्या समायोजन किया गया है, उसको कहाँ एडिट किया गया है, कहाँ नहीं किया गया, तो ये सारी जाँच करता है ऑडिटर। अब देखिए धारा 143 का 2 अंकेशक के द्वारा कंपनी के सदस्यों को रिपोर्ट, ठीक है। तो ऑडिटर किसको देता है, कंपनी के सदस्यों को रिपोर्ट देता है कंपनी के केस में, ये अपन ने पीछे भी देखा था, ठीक है। रिपोर्ट दी जाएगी जो लेखा पुस्तक के विवरण, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किए गए अंकेशक ऑडिटर कंपनी के सदस्यों के सामने साधारण सभा में अंकेशक रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट रखेगा, ठीक है। तो जो ऑडिटर होता है कंपनी के सदस्यों के सामने साधारण सभा में ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। ये चीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एक ऑडिटर अपनी रिपोर्ट कहाँ देता है, किसको देता है, ठीक है। कंपनी के केस में तो ऑडिटर रिपोर्ट सदस्यों के सामने प्रेजेंट करता है एक साधारण सभा में, एनुअल जनरल मीटिंग में, किसी कंपनी के केस में, है ना। और वित्तीय विवरण जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उस पर सही व उचित छवि, ट्रू एंड फेयर व्यू अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। धारा 143 का 3 अंकेशक निम्नलिखित बिंदुओं पर रिपोर्ट देगा। तो कौन कौन से बिंदु हैं, आ जाइए देखते हैं। क्या सभी सूचनाएं, क्या जितनी भी इन्फॉर्मेशन है स्पष्टीकरण प्रदान किए गए हैं या नहीं, कंपनी अधिनियम के अनुसार उचित लेखा पुस्तकें तैयार की गई हैं या नहीं, शाखा अंकेशक से रिपोर्ट मिली या नहीं, वित्तीय विवरण लेखा मानकों के अनुसार है ना, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वित्तीय विवरण, ठीक है, वो एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो बताता है, ठीक है। ऑडिटर का काम होता है ये बताने का। जो बैलेंस शीट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो शेड्यूल 3 के प्रारूप के अनुसार है या नहीं। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो बैलेंस शीट और जो फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस है तो ये कौन से शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करने पड़ते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना रहती है इन चीज़ों से, तो मैं आपको ये मार्क कर करके दे रहा हूँ। आ जाओ देखो,
किन्हीं धारा 164(2) के अनुसार कंपनी में अयोग्य निर्देशक डिसक्वालीफाइड डायरेक्टर तो नहीं है, कंपनी के द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं है, ये चीज़ें बताता है। धारा 143(4) नकारात्मक बिंदुओं को गहरे तिरछे बोल्ड इटैलिक अक्षरों में, जैसे मान लीजिए नकारात्मक जो नेगेटिव वर्ड्स होंगे उनको क्या करेगा, बोल्ड एंड इटैलिक मोटा और थोड़ा सा तिरछा कर देगा, जिससे क्या होगा उनको आसानी से समझा जा सके, अंशधारकों के द्वारा उस पर हाईलाइट हो जाए, अच्छा ये नकारात्मक बिंदु है, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, जो कंपनी की ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है। धारा 143(5) नियंत्रण में महालेखा का परीक्षक कैग के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंटों की जाँच करना, अंकेशक रिपोर्ट की प्रतिलिपि कैग को जमा करवाएगा। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। धारा 143(6) पूरक अंकेशक सप्लीमेंट्री ऑडिट, कैग को अंकेशक रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 60 दिन के भीतर लगता है कि खातों में गड़बड़ी है। ठीक है, किसको रिपोर्ट मिली है, जो सप्लीमेंट्री ऑडिट कब कराई जाएगी, मान लीजिए एक ऑडिटर ने एक ऑडिटिंग करी, ठीक है, अब उसने अपनी रिपोर्ट कैग को दी। अब कैग को ये लगता है कि भाई जो ऑडिटिंग की गई है वो अभी भी खातों में कोई गड़बड़ी है, तो वो दोबारा से ऑडिटिंग करा सकते हैं, जिसे सप्लीमेंट्री ऑडिट कहा जाता है। ये 60 दिन के भीतर कराई जाती है। ठीक है, कोई गड़बड़ी या हेरा फेरी है तो वह किसी भी व्यक्ति को अधिकृत करके पूरक अंकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि जब भी सप्लीमेंट्री ऑडिटिंग की जाएगी तो कैग के द्वारा किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी अधिकृत व्यक्ति, ऑथराइज्ड पर्सन कौन हो सकता है, जो ऑडिटिंग करने के लिए एलिजिबल होगा, चाहे वो वही वाला ऑडिटर हो या कोई और हो। ठीक है, तो ये आदेश कौन देता है, कैग के द्वारा दिया जाता है। अब देखो नोट है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कि जो कैग है, कैग के द्वारा अंकेशक रिपोर्ट, पूरक अंकेशन ऑडिट रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री कमेटी की प्रतिलिपि कंपनी में प्रत्येक उस व्यक्ति को भेजेगा जो अधिकार रखता है, और साथ ही वार्षिक साधारण सभा में अंशधारकों के सामने भी वो ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है। ठीक है, चाहे वो ऑडिट रिपोर्ट हो, सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट हो। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जांच अंकेशक टेस्ट ऑडिट, ठीक है, टेस्ट ऑडिट के बारे में अपन ने देखा ही था। टेस्ट ऑडिट कब कराई जाती है, जब जो कैग है उसको ये लगता है कि किसी मध्य व्यवहार में दोबारा से कोई जांच करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अपन टेस्ट ऑडिट कहाँ करेंगे, मध्य व्यवहार की, पूरी ऑडिटिंग नहीं कर रहे, किसी ट्रांजैक्शन की, किसी व्यवहार की वापस से आप क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी हुई है, इसको वापस से चेक किया जाए, तब टेस्ट ऑडिट की जाती है। तो वह किसी व्यक्ति को अधिकृत ऑथराइज करके टेस्ट ऑडिट करवाई जा सकती है, कैग करवाएगा। ठीक है, आ जाओ शाखा अंकेशक, ब्रांच ऑडिट। अब देखो ब्रांच ऑडिट क्या होती है, ब्रांच ऑडिट में होती है कि भारत में स्थित किसी भी संस्था, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक मेन कंपनी हो गई, अब इसकी ब्रांचेस हो गई अलग अलग, तो वो ब्रांच ऑडिट हो गई है ना। तो शाखा यदि भारत में स्थित है, कोई ब्रांच है ना, तो कंपनी अंकेशक स्वयं भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार योग्य व्यक्ति सीए जाकर वहाँ पे ऑडिटिंग कर सकता है। यदि ब्रांच भारत से बाहर है, ठीक है, किसी मेन कंपनी है जो इंडिया में और उसकी ब्रांच भारत में किसी और अन्य स्थान पर है या भारत से बाहर है, तो भारत से बाहर होने पर कंपनी अंकेशक या तो स्वयं जाकर ऑडिटिंग करेगा या फिर उस देश के विधान के अनुसार जो योग्य व्यक्ति होगा उसके द्वारा ऑडिटिंग करवा ली जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट है। अब देखो नोट है यहाँ पे, शाखा अंकेशक के अधिकार कर्तव्य पारिश्रमिक नियुक्ति आदि से संबंधित प्रावधान वही होंगे जैसे कंपनी अंकेशक, कंपनी ऑडिटर, परंतु शाखा अंकेशक, ब्रांच ऑडिटर अपनी अंकेशक रिपोर्ट किसको देता है, ऑडिटर को देगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, जो ब्रांच ऑडिटर होता है वो अपनी ऑडिट करने के बाद में अपनी रिपोर्ट जो मेन ऑडिटर होता है उसको दे देता है, तो इसे ऑडिट, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को ही देता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। हाँ, तो ये आगे चलता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 145 के अनुसार, ठीक है, जिसे अंकेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, वही अंकेशक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और संबंधी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्तरदायी होगा। फर्म की दशा में वही साझेदार हस्ताक्षर करेगा जो सीए हो। वार्षिक साधारण सभा में अंशधारकों के सामने रिपोर्ट को निरीक्षण हेतु रखा जाएगा। ठीक है, अंकेशक रिपोर्ट तथ्यात्मक सूचनाओं पर आधारित होती है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। अंकेशक जो रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट किस पे बेस्ड होती है, फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, पर है ना, तथ्यात्मक जो तथ्य होंगे उस पर बेस्ड होगी, सूचना पर आधारित होनी चाहिए। अंकेशक रिपोर्ट निष्पक्ष राय अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट में राय दी जाती है,
जो फैक्ट्स हैं, तथ्यात्मक रिपोर्ट्स बनाते हुए में वो क्या करता है, अपनी खुद की एक राय प्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या दी जाती है, राय दी जाती है। अंकेशक रिपोर्ट में साफ एवं स्पष्ट शब्दों में प्रयोग किया जाना चाहिए। अंकेशक रिपोर्ट किसी संस्था की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार है। ठीक है, तो ये क्या है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है किसी भी संस्था के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट से पता चल जाता है कि भैया ये कैसा है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अंकेशक रिपोर्ट की भाषा सरल व साधारण तथा अनुच्छेदों में विभाजित होनी चाहिए। अंकेशक रिपोर्ट में अंकेशक के हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर, स्थान, नाम, तिथि का उल्लेख होना चाहिए। अंकेशक रिपोर्ट पक्षपात रहित होनी चाहिए और किसी बात का कोई गोपनीयता ना हो। ठीक है, तो जो ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है उसमें सारे ही फैक्ट्स इंक्लूड कर देने चाहिए। और वो किस पे बेस्ड होती है, वो अभिव्यक्ति की राय, मतलब जो ऑडिटर है उसकी खुद की राय पर होती है ना, राय पर बेस्ड होती है। अंकेशक रिपोर्ट के तत्व, ठीक है, अब देखो शीर्षक, ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा, एक शीर्षक होगा, शीर्षक में वो हेडिंग लिखेगा। ठीक है, तो वो शीर्षक में क्या लिख सकता है, ऑडिट रिपोर्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकता है वो इसके अंदर, है ना। ऑडिट रिपोर्ट को अन्य रिपोर्ट से अलग करने के लिए उसके शीर्षक में ऑडिट रिपोर्ट शब्द लिखा जा सकता है। ठीक है, शीर्षक में क्या लिखेगा, ऑडिट रिपोर्ट। पता, साधारणतः ऑडिटर द्वारा रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, उसके नियोक्ताकर्ता को संबोधित किया जाता है, तो कंपनी के वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट को सदस्यों को संबोधित किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट को उसके नियोक्ताकर्ता, जिसने उसे अपॉइंट किया गया है, उससे संबोधित किया जाता है। तो पता में क्या लिखेंगे, जिसने अपॉइंट किया है उस बिल्डिंग का, उस एड्रेस, जो भी उसका अपॉइंटर है, जिस कंपनी की वो ऑडिट करने गया है, तो कंपनी का ही वो पता यहाँ पे लिखेगा। ठीक है, प्रारंभिक अथवा प्रकथन पेरा, रिपोर्ट तिथि तथा अवधि सहित ऑडिटेड वित्तीय विवरण की पहचान करनी चाहिए। रिपोर्ट में इकाई के प्रबंधन एवं अंकेक्षण के उत्तरदायित्व का कथन शामिल होना चाहिए। रिपोर्ट में एक कथन होना चाहिए कि वित्तीय विवरण का दायित्व जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का है, तथा अंकेक्षक का दायित्व आधार पर एक विचार अभिव्यक्ति करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखो, एडजस्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये थोड़ा ध्यान रखते हैं। जो वित्तीय विवरण होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दायित्व किसके पास में होता है, मैनेजमेंट का होना चाहिए। ठीक है, और अंकेक्षक का दायित्व किसके आधार पर होता है, विचार अभिव्यक्ति करने का होता है। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, मैनेजमेंट जिम्मेदार होगा। और ऑडिट रिपोर्ट जब प्रिपेयर करेगा तो वो उस पर अपनी राय देगा। अगर राय गलत देता है तो उस पर उसकी लायबिलिटी किसकी हो जाएगी, ऑडिटर की हो जाएगी। ये वाला पॉइंट कह रहा है ये। ठीक है, कार्यक्षेत्र पैरा, रिपोर्ट में अंकेक्षक की प्रकृति का उल्लेख करते हुए ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि अंकेक्षक कार्य भारत में सामान्यतः स्वीकृतिकृत अंकेक्षक मानदंडों के अनुसार किया जा रहा है। जो भी ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटिंग के, उसके बेसिस पे ही वो अपने ऑडिटिंग प्रिपेयर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कर दे रहा है। जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ऑडिटिंग करने के लिए, उन्हीं बेसिस पे वो ऑडिटिंग कर रहा है। तो ये वाली बात कह रहा था। ठीक है, मत पैरा, इसमें क्या होता है, खातों की रचना के वित्तीय प्रतिवेदन की ढांच, ठीक है, का वर्णन किया जाता है। ढांच की जगह जांच कर लीजिए, जांच। ठीक है, जांच का वर्णन किया जाता है। यह प्रतिवेदन दिया जाता है कि वित्तीय विवरण सही व उचित, ट्रू एंड फेयर दृष्टिकोण प्रदान कर रहे हैं नहीं। ठीक है, तो ये देखो, जो ऑडिट रिपोर्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी ऑडिटिंग की गई है उससे कंपनी के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रू एंड फेयर दिखा रहे हैं या नहीं। ठीक है, जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर्स आपके सामने ला रहे हैं नहीं, तो मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है। ठीक है, रिपोर्ट तिथि, रिपोर्ट की तिथि वह होती है जब ऑडिटर वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करते हुए ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, तो जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा वो क्या कहलाएगी, रिपोर्ट की तिथि। ऑडिट रिपोर्ट की डेट कौन सी होगी, जिस दिन हस्ताक्षर करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि देखो यहीं पर इसमें ही कोई स्टेटमेंट बना के आपसे वैसे पूछ लिया जाएगा कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट वह डेट होती है जिस दिन उसने ऑडिटिंग स्टार्ट करी। ठीक है, जिस दिन वो ऑडिट कंप्लीट करता है, जिस दिन वो ऑडिट पर हस्ताक्षर करता है, या जिस दिन वो ऑडिट रिपोर्ट अपने नियोक्ता को सौंपता है। अब बताओ, तो इस तरीके से क्या है, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ला सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, जिस दिन वो क्या है ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है वही क्या होती है, ऑडिट रिपोर्ट की डेट होती है। ठीक है, हस्ताक्षर का स्थान, अब स्थान कौन सा होगा, ऑडिट रिपोर्ट में उस शहर का उल्लेख किया जाता है जिस शहर में ऑडिटर सामान्यतः ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए उसने ऑडिटिंग, एक कंपनी है, कंपनी पंजाब में है। ठीक है, कंपनी कहाँ है, पंजाब के अंदर है, और उसने पूरी ऑडिटिंग पंजाब में करी थी, परंतु वो न्यू दिल्ली में गया।
ठीक है। न्यू दिल्ली में जो इनका मेन ऑफिस था वहाँ पर उसने क्या करा, ऑडिट रिपोर्ट पर साइन किए, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में कहाँ साइन कर रहा है, न्यू दिल्ली में। तो अब इसने जिस दिन जहाँ साइन किए गए हैं वहीं डेट लिखेगा कि दिल्ली, ठीक है। तो साइन करेगा और यहाँ पे क्या लिखेगा, न्यू दिल्ली। तो ऑडिट हस्ताक्षर करने का स्थान कौन सा हो जाएगा, जहाँ पर वो साइन करता है वही उसका क्या हो जाता है, शहर हो जाता है। उस शहर का उसको नाम लिखना पड़ता है जिस शहर में वो होता है, जिस जगह वो साइन करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पर क्या है, जिस दिन हस्ताक्षर कर रहा है उसी दिन डेट है, जहाँ पर हस्ताक्षर कर रहा है उसी शहर का नाम है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लें, ऐसे कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अंकेशक के हस्ताक्षर, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट व्यक्तिगत नाम से हस्ताक्षरित होनी चाहिए। जो भी ऑडिटर है वो अपने खुद के नाम से करेगा, अगर वो सिंगल है और किसी कंपनी का अंकेशक फर्म है तो फर्म के नाम से ऑडिट रिपोर्ट पर साइन होना चाहिए, ठीक है। अंकेशक फर्म की स्थिति में व्यक्तिगत नाम एवं फर्म के नाम से हस्ताक्षरित होना चाहिए। संस्था ही अंकेशक को अपने ICA द्वारा आवंटित सदस्य क्रमांक का भी उल्लेख करना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अंकेशक प्रतिवेदन, ऑडिट रिपोर्ट के प्रकार। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन सी ऑडिट रिपोर्ट के प्रकार होते हैं। पहला होता है मर्यादित अंकेशक ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। मर्यादित अंकेशक रिपोर्ट कब प्रिपेयर की जाती है, जब जो लेखा कर्म है, सिद्धांत है ना, उनका पालन नहीं किया गया है, आवश्यक प्रमाणक नहीं मिले हैं, स्पष्टी जो इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर को दी गई थी उससे वो क्या है, संतुष्ट नहीं है। जब नई चीज़ें हो रही हैं तो वो क्या है, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट देता है। मतलब ऐसे समझिए, कोई भी चीज़ सही नहीं है किसी कंपनी के अंदर, ना उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो सही नहीं है, ठीक है। कोई प्रमाणक, कोई वाउचर ही सही नहीं है, नकली वाउचर पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इनका पालन ही नहीं किया जा रहा है कंपनी में। ऑडिटिंग वो अकाउंटिंग करते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। तो ऑडिटर क्या करेगा, फिर क्वालिफाई ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आ जाओ, देखो इसको पढ़ता हूँ। जब अंकेशक संस्था के वित्तीय सूचनाओं, जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उससे स्पष्टीकरण से संतुष्ट ना हो, नहीं हो रहा भैया, संतुष्ट नहीं हो रहा ये है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आवश्यक जो प्रमाणक हैं वो उसे मिले ही नहीं है, लेखा कर्म के सिद्धांतों का पालन ही नहीं किया जा रहा, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो ही नहीं किया गया है, नहीं हुआ है। तो ऐसे में अंकेशक रिपोर्ट सब्जेक्ट टू क्या लिखेगा, तो ऑडिटर जब ये रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा क्वालिफाई ऑडिट रिपोर्ट, तो यहाँ पे वर्ड लिखता है सब्जेक्ट टू या एक्सेप्ट टू, ठीक है। सब्जेक्ट टू या एक्सेप्ट फॉर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। स्वच्छ या मर्यादित रिपोर्ट, क्लीन एंड अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। देखो ये क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑडिटिंग में गड़बड़ी है, मतलब ऑडिटिंग क्या, जो अकाउंटिंग है, ट्रांजेक्शन्स है, उनमें गड़बड़ी है, ठीक है। क्लीन एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कैसी होगी, ये बिल्कुल स्वच्छ होगी, सारी चीज़ें सही मिल रही होंगी, सभी चीज़ों से ऑडिटर संतुष्ट हो जाएगा। तो वो कब कौन सी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा, तब वो करेगा स्वच्छ या मर्यादित रिपोर्ट, जिसे बोलते हैं क्लीन एंड अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या है, सारी चीज़ें सही हैं। जब अंकेशक संस्था के वित्तीय सूचनाओं व स्पष्टीकरण रिपोर्ट से संतुष्ट हो, सभी आवश्यक प्रमाणक मिल जाएं, लेखा कर्म के सिद्धांतों का पालन किया गया है, तो कौन सी क्लीन एंड अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ पर मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ और आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो जनरली बच्चे सोच रहे होंगे यार ऐसे नाम क्यों है, ऐसा नाम इसलिए है, देखो इधर आओ, यहाँ पे नाम पढ़ो क्वालिफाइड, मतलब क्वालिफाई कर गया। ऑडिटिंग क्यों की जा रही है, ऑडिटिंग इसलिए की जा रही है कि संस्था में कुछ गड़बड़ियाँ पता करी जाए। जब कोई गड़बड़ी पता चल जाती है तो मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई डिग्री पाली, आप क्या काम करने के लिए कॉलेज जाते हैं, आप डिग्री लेने जाते हैं, है ना, आपको डिग्री मिल गई तो आपको बोलते हैं ना आप क्वालिफाइड हो गए। तो अब यहाँ पे ऑडिटिंग क्यों की जा रही है, ऑडिटिंग करने का मेजर लक्ष्य यही है कि संस्था में कोई गड़बड़ी करी गई हो, कोई जो रिकॉर्ड्स हैं वो उल्टे सीधे हों, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब यानी फॉलो नहीं कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली। तो यही चीज़ें ढूंढी जा रही हैं और ये चीज़ें मिल गई भैया, यही सारी चीज़ें मिल रही हैं कि भाई कोई भी चीज़ है ना सही ढंग से काम नहीं कर रही है ऑडिट, है ना। तो अपन बोलेंगे क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, भैया क्वालिफाई हो गई कि भाई हाँ जिस चीज़ के लिए अपन ने ऑडिटिंग स्टार्ट करी थी वो चीज़ हमें मिल रही है, ठीक है। तो इसको क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट बोल दिया। अब क्या होगा, अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का सिंपल सा मतलब है कि अपन गड़बड़ी ढूंढना चाह रहे थे पर वो हमें नहीं मिली, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्या होंगी, सही होंगी। एक ऑडिटर है ना, जो भी संस्था के वित्तीय विवरण है उनसे संतुष्ट हो जाएगा, है ना, आवश्यक प्रमाण मिल जाएंगे उसको, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पूरी तरीके से फॉलो किया गया है, तो वो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, ठीक है। राय का दावा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन,
अब देखिए, राय की अभिव्यक्ति से असमर्थ सूचनाओं व स्पष्टीकरणों के सही गलत की जानकारी ना कर पाए। ठीक है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट कर देगा, जहाँ पर क्या होगा, जो उसकी राय की अभिव्यक्ति में असमर्थ है, सूचनाओं व स्पष्टीकरणों के सही गलत की जानकारी नहीं कर पा रहा है, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन टाइप की ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। आ जाइए यहाँ पर आगे चलते हैं। अब देखिए, ये है अंकेशक रिपोर्ट। ठीक है, अंकेशक प्रमाण पत्र में अंतर क्या होता है। ठीक है, अंकेशक रिपोर्ट और अंकेशक प्रमाण पत्र में मेजर डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि देखो जब फाइनल ट्रांजैक्शंस हो जाएंगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगी, तो उसके बाद में क्या होगा, अंकेशक एक ऑडिट रिपोर्ट देगा और या फिर अंकेशक प्रमाण पत्र बनाएगा। ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या होती है, अंकेशक जो होता है, ऑडिटर होता है, उसकी राय सम्मिलित होती है। इसमें क्या होता है, अपनी खुद की राय देता है कि कंपनी को इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए था, ये चीज़ें नहीं करी गई हैं। ठीक है, और अंकेशक प्रमाण पत्र में क्या होता है, सर्टिफिकेट में ये बिल्कुल फैक्ट पे बेस्ड होती है। अगर ये सही है तो शुद्ध है, तो शुद्ध है, जो फैक्ट शुद्ध है तो शुद्ध है, नहीं है तो नहीं है ना। तो इसमें क्या होगा, तथ्यों की शुद्धता की पुष्टि की जाती है और कोई अनुमान नहीं लगाया जाता है। इसमें कोई अनुमान नहीं लगाते, इसमें जो फैक्ट्स होते हैं उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट सदस्यों को संबोधित कर लिखी जाती है, जो भी मेंबर्स होते हैं उनको संबोधित करके क्या करते हैं, लिखी जाएगी। ठीक है, और यह आवश्यकता अनुसार संबोधित किया जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट वो करता है, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट जब भी अंकेशक प्रमाण पत्र जब भी लिखेगा, बनाएगा, ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू नीड्स, अगर ज़रूरत है तो उसी बेसिस पर ये प्रमाण पत्र का लिखेगा, अदरवाइज तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में अंकेशक की राय उचित सावधानी व चतुराई से की गई जांच पर आधारित होती है, अतः ऑडिटर इसकी 100% शुद्धता की गारंटी नहीं लेता है। ठीक है, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसकी 100% शुद्धता की गारंटी ऑडिटर की नहीं होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अंकेशक जब प्रमाण पत्र निर्गमित करता है तो वह तथ्य संबंधी शुद्धता मतलब फैक्चुअल एक्यूरेसी के लिए उत्तरदायी होता है। अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट दिया है और फैक्ट्स में कोई गड़बड़ी होती है तो फिर ऑडिटर है ना, उसके लिए क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो सर्टिफिकेट में ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल होता है, जबकि अंकेशक में 100% जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसकी शुद्धता के लिए कुछ भी एलिजिबल नहीं होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए यहाँ पर होमवर्क। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, देयता लागू करता है। ठीक है, तो ये DLV जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया था। मानार्थ देयता, संविदागत देयता, कंपनी देयता या अतिरिक्त देयता। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझें, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा करने की कोशिश करेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट। ठीक है, ये DLV जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया था। रिपोर्ट में किसी त्रुटि के मामले में लेखा परीक्षक जवाबदेही बनती है। ठीक है, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, ठीक है, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट में किसी त्रुटि के मामले में जो लेखा परीक्षक है, जो ऑडिटर है, उसकी जवाबदेही बनती है कि नहीं। वर्ष के अंत में अनिवार्य नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है ऑडिट रिपोर्ट लास्ट में बनाई जाए या नहीं। खाते के बारे में राय अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, खाते के बारे में अपनी राय बता, खाते के बारे में अपनी राय बता रहा है क्या, यह रचनात्मक सलाह प्रदान करने की गुंजाइश नहीं है। तो आपको बताना है कि लेखा रिपोर्ट जो ऑडिट परीक्षक है उसकी रिपोर्ट है ना, जो ऑडिट रिपोर्ट जो लास्ट में प्रिपेयर कर रहा है, तो उससे रिलेटेड इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें अपन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आ जाइए, चलते हैं। फिर जाते जाते आप क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशंस हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।